अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। सियासी एतबार से भी खासा अहम और भरपूर आज का दिन रहा, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक रिन्यूड मुतालबा, फ्रेश मुतालबा तमाम के एहतसाब का कर दिया गया है। और उस मुतालबे के बाद ज़ाहिर है फैज़ हमीद साहब की जो सज़ा है वो तो हमारे सामने है ही, लेकिन और कौन कौन इस सज़ा में आ सकता है। जो इसमें इन्फॉर्म्ड सोर्सेज हैं वो ये बताते हैं कि साबिक आर्मी चीफ, जिनके हवाले से हमने कल भी बात किया था कि क्या ये ओनस उन पे ज़्यादा आता है या साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब पे ज़्यादा आता है। बहरहाल जो इन्फॉर्म्ड सोर्सेज हैं वो दोनों बातों को, पॉसिबिलिटीज़ को रूल आउट नहीं करते। और कुछ इसी तरह की मिलती जुलती सी बात आज मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो मुतालबा हुआ है उसमें भी नज़र आई है कि तमाम का एहतसाब किया जाए, और जो पूरा एक नेक्सस था जिसके सरबरा कहते हैं फैज़ हमीद साहब थे, तो उस पूरे नेक्सस को आड़े हाथों लिया जाए। अब इस मुतालबे में व्हाट नेक्स्ट इज़ टू कम, ये एक ज़रूरी सवाल है जिसको हम लोग ऑन बोर्ड करेंगे। फिर नाजरीन, नई जो सियासी कमेटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो भी तश्कील हो गई है। नई सियासी कमेटी की तश्कील होने के बाद क्या नयापन, न्यूनेस, स्ट्रेटजी की बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तवक्को की जाए, ये भी एक ज़रूरी सवाल है। हुकूमत से साथ साथ ये भी सवाल करना ज़रूरी है कि अगर एक लेवल प्लेइंग फील्ड का आप दावा करते हैं एंड इफ़ यू क्लेम दैट ऑल इज़ वेल, तो जो पार्लिमानी जो भी कोई भी डेमोक्रेसी है उसमें अपोजिशन लीडर तो एक बहुत इंटेग्रल पार्ट होता है उस डेमोक्रेसी का। ना सेनेट में अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन हुआ है, ना कौमी असेंबली में नामजद अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन हुआ है। हुकूमत से बहरहाल ये सवाल उठाना बनता है कि इफ़ ऑल इज़ हंकी डोरी एंड इफ़ ऑल इज़ वेल, तो जो बुनियादी जो अपोजिशन की रिप्रेजेंटेशन है, जो अपोजिशन रहनुमाओं के जो लीडर हैं दोनों हाउसेज में, उनकी एब्सेंशिया या शुड आई से उनके नोटिफिकेशन की एब्सेंशिया का क्या जवाब है जो हुकूमत पेश करती है, इसके बारे में बात करेंगे। कुछ फीलर्स JUI फे, जो कि बड़ी इन्फॉर्म्ड पार्टी समझी जाती है, उनकी तरफ से भी दिए जा रहे हैं कि कुछ मामला जो हैं वो हुकूमत के हाथ से निकलते जा रहे हैं। क्या वजन है उन तरह के फीलर्स में जो कि JUI फे के बड़े सीनियर तरीन रहनुमा कर रहे हैं। चीज़ों को नुकाती शक्ल में नाजरीन देखते चलिएगा। फिर आज एक बहुत बड़ा माइलस्टोन दिफाई एतबार से भी बहरहाल अचीव किया गया है, उस बारे में भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन नाजरीन, चंद नुकाती एतबार से ये जो डेवलपमेंट्स हैं इनको देखते चलें। मुस्लिम लीग नून का मजीद एहतसाब का मुतालबा, कुछ साजिशी अनासिर अब भी बानी PTI को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। एहतसाब उनका भी होगा जो ब्यूरोक्रेसी समेत दीगर इदारों में छुपे हुए हैं, जो कल साजिश के पुरजे थे, उनका भी एहतसाब होना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ गुजरांवाला में नवाज शरीफ ने नाम लिए थे तो हमारे अपने कमज़ोर दिल के लोग स्टेज से छलांगे मारकर दौड़ गए थे। फैज़ हमीद को सज़ा देना काफ़ी नहीं है। फैज़ हमीद के साथ मिलकर जो बगावत पर उकसा रहे थे, सादिक अमीन का सर्टिफिकेट दिलवा रहे थे, उनको किसी तौर पर माफ़ नहीं किया जा सकता। मियाँ जावेद लतीफ़, 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस जमात के खिलाफ कार्रवाई के इम्कानात बहुत वाज़ेह हैं। वो जमात जिस पर 9 मई का इल्ज़ाम है उसके बारे में भी कानून हरकत में आ सकता है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह, यानी 9 मई के हवाले से भी वो कहते हैं कि शिकंजा मज़ीद सख्त होने वाला है। दूसरी तरफ हुकूमत के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। आने वाले चंद माह में सूरत हाल तब्दील होगी, हर जगह पर तब्दीली नज़र आ रही है। लोग मरकज़ में बरकरार नहीं रह सकते। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का बड़ा मायने खेज बयान, इसके पीछे के बैकग्राउंड स्टोरी है, जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी जाने PTI की सियासी कमेटी की असर 9 तश्कील। PTI की सियासी कमेटी में 23 अहम जो रहनुमा हैं उनको शामिल किया गया है। कमेटी में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी, बैरिस्टर गौहर अली खान, सलमान अकरम राजा, फिरदौस शमीम नकवी, शेख वकास अकरम, अलामा राजा, नासिर अब्बास शामिल। सियासी कमेटी से साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, मुराद सईद, शहबाज गिल और अली मोहम्मद खान जैसे नाम आउट नजर आए। इस नाजुक वक्त में सियासी कमेटी को ख़त्म करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, और क्यों और किस ने खान साहब को सियासी कमेटी ख़त्म करने का मशवरा दिया। बावजूद इसके मैं इस फैसले की टाइमिंग और इंतखाब के तरीके कार पर उसूली इख्तलाफ रखता हूँ। मैं इस फैसले को सपोर्ट करूँगा। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान साहब, जो कि पिछली सियासी कमेटी का बहरहाल हिस्सा थे। नाजरीन, एक बहुत अहम जो दिफाई एतबार से भी डेवलपमेंट है वो ये रही कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड CDF फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जो आज हमने देखा जो दौरा है उनका गुजरांवाला और सियालकोट था, उसकी एक सबसे अहम उसका पर्सपेक्टिव ये था कि इस दौरे के दौरान जो है वो जदीद ड्रोन्स के बारे में बाकायदा ब्रीफ किया गया फील्ड मार्शल को, और बताया ये जाता है कि इस वक्त जो ऑपरेशंस चल भी रहे हैं दहशतगर्दों के, हार्ड मिलिटेंट्स के ख़िलाफ़,
उनमें ये जो जदीद टेक्नोलॉजी है और ये ड्रोन्स की जो एक जिद्दत आई है उससे खासी मदद मिलेगी। इसके बारे में थोड़े डिफेंस एस्पेक्ट्स भी जानेंगे और ऑफ कोर्स ऑपरेशनली स्पीकिंग ये पाकिस्तान को कितना बेहतर कर पाएगा, ख़ास तौर पर तब जब हम इस वक्त बड़े क्रिटिकल टाइम्स में हैं एज़ फार एज़ वॉर अगेंस्ट टेररिज्म इज़ कंसर्न। बिलखुसूस जो दोनों बॉर्डर्स के इतराफ़ की बात की जाए, ख्वाह वो अफ़गानिस्तान से हो या भारत से हो, तो दोनों एतबार से इस बारे में बात करना ज़रूरी होगा। और ऑफ कोर्स सियासी मामलात को भी साथ साथ ही शामिल गुफ्तगू, जो कि बहुत एतबार से बड़ी ज़रूरी बातें आ रही हैं। राइट अवे टू आवर गेस्ट्स नाज़िर हारिस नवाज साहब तमाम तर मामले पे अपने दिफाई तज्ज़िये तबसरे के साथ हमें ज्वाइन करते हैं। आपको बहुत खुशामदीद सर। फिरदौस शमीम नकवी साहब, नाजरीन शुड आई से द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द PTI, प्रेजेंटली स्टॉलवर्ट हैं अपनी जमात के और एडिशनल सेक्रेटरी जनरल भी हैं अभी इस कमेटी में भी। फिरदौस शमीम नकवी साहब इज़ इन द लीड आई शुड से। आपको भी खुशामदीद फिरदौस साहब। और राना एहसान अफजल साहब, नाजरीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्टॉलवर्ट हैं और वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं इन तमाम तर ज़रूरी उमूर पे हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हैं हुकूमत के तमाम पर्सपेक्टिव्स के साथ। आपको भी वेलकम। ब्रिगेडियर साहब, शुड आई बिगिन विद यू प्लीज़? दिफाई एतबार से अगर हमें नाजरीन को आप मज़ीद कुछ एनलाइटन कर पाएँ कि ये जो ड्रोन्स की जो एक नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ़ करवाई गई है, ये कितना ऑपरेशनली, ख़ास तौर पर अभी जो एक दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग है जिसमें हम लोग एक बड़े पिवटल स्टेज पर पहुँच चुके हैं, क्या मज़ीद मदद पाकिस्तान को दिफाई एतबार से, सलाहियत के एतबार से आप समझते हैं मिलेगी इस टेक्नोलॉजी की वजह से? देखें मोना, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सियासत मुनीर, सबसे ज़्यादा जो उनका एम्फेसिस है ना वो है कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ मिलिट्री और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जिसमें सबसे ज़्यादा ड्रोन्स हैं। इसमें अभी एक्साइज जो गुजरांवाले में हुई, इस पर भी यही चीज़ें चेक की गई हैं कि कितने इफेक्टिव हैं, किस तरीके से इसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इसको हम कैसे लेके जा सकते हैं, और इसको ख़ास इंस्टीट्यूशनल लेवल पर कि उनको लोगों को जो हमारे ट्रेनर्स हैं उनको कितना ट्रेंड होना चाहिए ऑपरेशन लेवल के ऊपर, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े तो दे आर फुली ट्रेन टू यूज़ इट। और ये पाकिस्तान की कैपेबिलिटी हैज़ प्लेड अ मेजर रोल नॉट ओनली इन ये काउंटर टेररिज्म के खिलाफ बट इंडिया के खिलाफ ऑल्सो यूज वेरी इफेक्टिवली। और इसमें जो अभी एक्सरसाइज की गई हैं, इसमें ख़ास तौर पे ये प्रैक्टिस की गुजरांवाला के अंदर कि कैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी को आप इस्तेमाल करते हैं मल्टी लेयर डिफेंस के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, डीप इंफॉर्मेशन के लिए। फॉरवर्ड डिफेंस तो मिल ही जाती है, बट डीप रिकॉग्निशन सब कैसे करते हैं, इंटेलिजेंस गैदरिंग कैसे करते हैं, और इसको आप एंटी आर्मर के लिए, प्रिसाइज स्ट्रॉन्ग हार्डन बंकर्स के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो आपने इस्तेमाल किया है और बड़ी इफेक्टिवली इस्तेमाल किया है। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। और ये पाकिस्तान की आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी, लेट मी टेल यू इट इज़। और जितनी ये हम क्रेडिट दें फील्ड मार्शल को कि उनकी वजह से जो मॉडर्नाइजेशन हमारी मिलिट्री के हम लेकर आ रहे हैं टेक्नोलॉजीज़ के अंदर, इसमें आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, स्पेस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। और गालिबन सर अभी आई वाज रीडिंग अबाउट इट कि ये किन किन ममालिक के पास ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी है। तो मगरबी ममालिक, अमेरिका, बरतानिया, चीन, उनके अलावा मतलब आई रेड के हमारे अजली दुश्मन भारत के पास भी ऑलरेडी ये है। तो ये इस एतबार से भी आप समझते हैं कि ज़रूरी था? बहुत ज़रूरी था। और इस पर अभी तो ख़ास तौर पे इसको ये भी गुजरात में इस्तेमाल किया कि जो फाइबर ऑप्टिक्स की जो ड्रोन्स आपने टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है रशिया यूक्रेन के अंदर, उसको इस्तेमाल बड़ी सक्सेसफुली किया और दे आर प्रिसियन गाइडेड। इंडिया की यकीन करें इनकी रात की नींदें उड़ी हुई हैं। व्हाई दे आर टॉकिंग अबाउट फील्ड मार्शल? बिकॉज ही बिलीव्स इन मॉडर्नाइजेशन, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ड्रोन टेक्नोलॉजीज, इसको कैसे लेके जाना। अभी आपके सामने टर्की यहाँ पर इंडिजिनस अपनी टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं ड्रोन्स की, वो हम ले रहे हैं और ये मल्टी लेयर्ड बनती जा रही है। इसमें आप ऑपरेशन लेवल पर, टैक्टिकल लेवल पर, स्ट्रेटजिक लेवल पर, ऑल लेवल पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और हमने यही गुजरांवाला में इसको बड़े सक्सेसफुल तरीके से इस्तेमाल किया। और दिस स्पीक्स कि पाकिस्तान इज़ नॉट गेटिंग इनटू अ रियली प्रॉपर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के अंदर, ताकि जो इस वक्त मॉडर्न वॉरफेयर में होना चाहिए वो हम इसको बड़ी स्पीड से लेके जा रहे हैं। और यही हमने इवन मार के हक में भी आप देखें हमने इसी को इस्तेमाल किया और कितनी बुरी तरह इंडिया को शिकस्त हुई साइबर वॉरफेयर की बात। करेक्ट, आई विल टेक इट अक्रॉस की बड़ी ज़रूरी गुफ्तगू है। और आपने कुछ साथ साथ ये भी तस्करा किया ना कि अभी इस वक्त जो प्रेजेंट टाइम्स है इसमें ऑल द मोर रीजंस। तो फिरदौस शमीम नकवी साहब, अगर मैं ये मामला आपकी तरफ लाऊं, जो
इस तरह की जिद्दत की ज़रूरत है। खैर बहरहाल दिफाई एतबार से ब्रिगेडियर साहब ने उस बारे में हमें बताया, लेकिन ये फरमाए सर कि ये जो सियासी कमेटी में जो ये एक नई इसकी असर नौ है, तश्कील है, इवन जो इस पे साबका मेंबरान हैं जैसे कि अली मोहम्मद खान साहब, वो भी इस पे इसकी टाइमिंग पे भी सवाल उठा रहे हैं और ये भी बोल रहे हैं कि ये खान साहब ने किसको बोला था, किसने उनको मशवरा दिया था कि इस तरह के क्रिटिकल टाइम पे ये फैसला किया जाए। तो आपका इस पे क्या लर्नड ओपिनियन है, क्या ये ज़रूरी था और क्यों ज़रूरी था? मतलब आपके अपने मेंबर्स अगर इसके ऊपर एतराज़ कर रहे हैं इस तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोना देखे, बात यह है कि कोर कमेटी का विद ड्यू टाइम, विद द डिजायर ऑफ, कि लोगों की ख्वाहिश होती थी कि उनको कोर कमेटी का हिस्सा बनाया जाए और वक्तन फवक्तन वो खान साहब से राब्ता कायम करते थे। और ये सब लोग बड़े काबिल कदर लोग हैं, बड़ी मेहनत की है, जांफेशानी से पार्टी की खिदमत की है। उनके नाम आते गए, यहाँ तक कि जो 14 आदमियों की कमेटी थी वो बढ़ के तकरीबन 44 की हो गई। अब दोबारा से जरूरत थी कि इसको, इस साइज को जरा अप्रोप्रिएट किया जाए कि इसकी एजिलिटी और एफिशिएंसी मुतासर होने लगी थी। तो इसलिए इसकी असर नौ तश्कील दी गई। इसके अहकामात जो आए वो उज़्मा खान साहिबा की, जो खान साहब की बहन हैं, उनकी जो आखिरी मुलाकात हुई उसमें आई। जो किसने कहा था, मेरे ख्याल से ये वक्तन फवक्तन जिक्र होता रहा, क्योंकि इतने अरसे खान साहब से कोई मुलाकात किसी की हो नहीं पाई। और इसीलिए हम कहते हैं कि जितना वक्तन फवक्तन मुलाकात करने देंगे उतने मुल्क के लिए भी बेहतर होगा, सियासत के लिए भी बेहतर होगा और पीटीआई की लीडरशिप अपने लीडर्स को अपडेट करती रहेगी विद द सिचुएशन, तो डिसीजन मेकिंग ओवरऑल बेहतर हो जाएगी। लेकिन वो फिरदौस साहब, आपको पता है हुकूमत का तो ये इसरार है कि वो कहते हैं कि ज़रूरत ही नहीं है खान साहब से मुलाकात की। कोई बाहर, जो अभी जेल से बाहर आप जैसे रहनुमा हैं, किसी एक के हाथ में कमान दे दी जाए और वो फिर फैसले करें। ये इसी मामले पे तो हुकूमत को प्रॉब्लम है। वो कह रहे हैं कि आप वहाँ से सियासी बातें ना करें और यही एश्योरेंस पे गालिबन उज़्मा खान साहिबा की मुलाकात इतने हफ्तों बाद करवाई गई थी कि कोई सियासी बात नहीं होगी। ये बात यह है कि खुद जो आदमी कह रहा है क्या उस पर वो खुद अमल कर रहे थे। और मैं ये समझता हूँ जिस पार्टी के पास इमरान खान जैसा लीडर हो, निडर हो, खिदमत का जज्बा रखता हो, इस मुल्क के लिए उसकी खिदमत जितनी सराही जाए कम हो, उससे इस्तेफादा ना हासिल करना उस पार्टी की बदकिस्मती होगी, उस कौम की बदकिस्मती होगी। तो इसलिए ये मशवरा वो अपने पास रखे, हमें हमारे फैसले करने दें। हम जानते हैं कि इमरान खान का जो विजन है that is better than most of us. And nobody in this world can say he is 100% correct. So neither are we going to claim for Khan साहब। लेकिन हम ये जानते हैं कि हम उनकी खिदमत को, उनके सोच को जज्बा कदर के साथ देखते हैं और सराहते भी हैं। और मैं समझता हूँ कि हर पार्टी के अंदर जो उसके बानियान होते हैं उसका एक खास मकाम होता है, इससे कि वो रोज़े अव्वल से पार्टी में होते हैं। फाउंडिंग इमरान खान इज द फाउंडिंग चेयरमैन ऑफ पीटीआई। उसने वो बुनियादी असूल तय किए थे, विजन इमरान खान का, बाकी तो बाद में आए लोग, बाकी बाद उसके सही हुआ। तो उससे ज्यादा क्लैरिटी तो कोई रखता नहीं है अपने कि वो किस मंजिल की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं मुल्क को और पाकिस्तान को। फेयर इनफ। राना साहब, आपने सुना ये मशवरे आप लोग अपने पास रखें, गोया मतलब मैं आम फहम जबान में कहूँ, उन्होंने कहा जेब में रखें मशवरे। आप अपने लिए ये अप्लाई करेंगे कभी कि आप? और एक और बात है, देखें ना, ये जो सियासी कमेटी की भी तश्कील है, ये पॉलिटिकल कमेटी की, लोग इस पे उल्टा झगड़ा कर रहे हैं, जबकि अभी पार्टी जो है वो इस वक्त ज़ेरे अताब है। लोगों को इससे बाहर जाना चाहिए पार्टी से, कि एक प्रॉब्लमेटिक पार्टी है, इससे हम निकलें। लेकिन लोग उल्टा मतलब आपस में एक कॉन्फ्लिक्ट की या रिफ्ट की सूरत हाल में है कि हमें आना चाहिए था सियासी कमेटी में, हमें इसका हिस्सा होना चाहिए था। ज़ेरे अताब पार्टी का जो लक्षण होते हैं वो पीटीआई वाले नहीं दिखा रहे। योर गुड वर्ड्स प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, हमने इसको अपने ऊपर अप्लाई नहीं करना होता है, हुकूमत ने कानून को इम्प्लीमेंट करना होता है और हुकूमत ने अपनी रेट को कायम करना होता है। अब इसके अंदर देखें, कोई कंफ्यूजन नहीं है कि प्रिजन मैनुअल एक कैदी को सियासत करने की इजाजत नहीं देता। पर्सनल मुलाकातें थी और उनकी लीगल मुलाकातें थी,
जिनको हर दफा उन्होंने सियासी रंग पहनाया और उससे मनफी सियासत की, नेगेटिव सियासत की, तो इसकी इजाजत तो हुकूमत नहीं देगी। इसमें एब्सोल्यूट क्लैरिटी है कि वो इजाजत नहीं मिलने वाली। तो देखें, अब अगला स्टेप जो है वो बिल्कुल पीटीआई के पास है। अगर पीटीआई अपनी फैसले करना चाहती है और समझती है कि ऐसे लीडर मौजूद हैं जो अपना जहन इस्तेमाल करके मुल्क के मफाद में ऑपोजिशन का रोल अदा कर सकते हैं, या केपीके की हुकूमत में एक अच्छा रोल जो कि स्टेट के साथ सिंक करता हो, जो सूबों का रोल होता है, किरदार होता है वफाक के साथ मिलकर चलने का, वो अदा कर सकते हैं, तो हम इसको वेलकम करेंगे। अच्छी बात है। जहां तक विजन की बात की, इमरान खान के विजन की बात की, तो अब तक तो खान साहब ही फैसले करते रहे हैं पीटीआई के, तो उसको तो इन्होंने मेरे ख्याल से खाई में गिरा दिया। मैं तो शुक्र करता हूं कि उस विजन के तहत अगर मुल्क चल रहा होता तो अब तक तो दिवालिया तो बिल्कुल हो चुका होता। तो ये विजन जो है खान साहब का, जो बड़ा जिसके लिए मुस्तफादा होने की कोशिश करते हैं, अभी तक तो उसने अपनी जमात को जो है वो मेरे ख्याल से उसका बेड़ा गर्क ही किया है। किस तो तरह उस विजन से तो हम दूर ही रहे वो तो बेहतर है। जमात अभी अच्छी शक्ल में है, इस बात पे कंटेस्ट करेंगे फिरदौस शमीम नकवी साहब आपसे? वो कहेंगे जमात वो अगर इसको अच्छा समझते हैं तो समझते रहेंगे। 2 साल से जायद होने के पाबंद सलासल उसके बावजूद भी जमात इंटैक्ट है। तो देखिए, अच्छी बात है अगर वो इस जमात के हुलिये से और हालत से वो खुश हैं कि एक जमात जिसका ये काम हो केपीके के अंदर कि वो गवर्नेंस पे तवज्जो ना दे, सेहत पे, तालीम पे, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर ना तवज्जो दे, और उस काम पे तवज्जो दे, और वो भी उल्टी तवज्जो दे कि जिसकी जरूरत उनका रोल ही नहीं है कि अफगान रेफ्यूजीज के ऊपर या तालिबान के साथ डिप्लोमेटिकली कैसे हमें एंगेज करना है, या दहशतगर्दी के एफर्ट्स को जो है वो निगेट करें वफाक के। तो ये ऐसी जो है वो, अगर यही हालत है इस जमात की कि डिलीवरी जीरो है और सिर्फ फसादात इन्होंने पैदा करने, तो वो ये इनके बकौल ये बड़ा अच्छा हो सकता है ऑपोजिशन में। सियासत अभी जैसे फिरदौस साहब कह रहे थे कि आपने क्या अपने ऊपर अप्लाई किया था इस जेल मैनुअल के रूल को? वो हमने अपने ऊपर नहीं अप्लाई करना होता है ना, वो तो उस वक्त की हुकूमत ने अप्लाई करना होता है। और तब ये इन्होंने बिल्कुल अप्लाई किया था कि सियासी मुलाकातें बहुत दफा इन्होंने रोकी, तो वो हमने किसी भी जमात ने अपने ऊपर नहीं अप्लाई करना होता है। 40-40 लोग जो है वो मियां साहब से मिलते थे, जाके सियासी मीटिंग्स करते थे। नहीं, ऐसा अगर एक आधी दफा या चंद दफा हो गया, इसका ये मतलब नहीं था कि मियां साहब जेल से बैठे सियासत कर रहे थे, वो नहीं कर रहे थे। और उसके लिए उन्होंने डेलीगेट किया था शहबाज शरीफ साहब को, और जब शहबाज शरीफ साहब जेल में थे तो एहसन इकबाल साहब फैसले कर रहे थे। तो हमारे पार्टी में कोई इतना मसला नहीं था। और बात ये मैं फिर रिपीट करूंगा, अप्लाई कानून को उस वक्त की हुकूमत ने करना होता है, आज हम कर रहे हैं। जो कि आप समझते हैं कि वो लोग भी कर रहे थे, मतलब आपको उन्होंने कोई फ्री हैंड नहीं दिया था जो आपसे यही तकाजा कर रहे हैं? नहीं, आप इसको कंपेयर नहीं कर सकती ना मोना। अगर ये जिस तरह का जो बातें और नफरत अंगेज और 9 मई के वाकयात इन्होंने किए और उसी तर्ज की सियासत खान साहब करना चाह रहे हैं, तो वो कंपैरिजन नहीं है। इट इज नॉट अ कंपैरिजन ऑफ एप्पल टू एप्पल। ये तो एक जमात जो है, ये तो तशद्दुद कि कोई जो इवन नाम लेना और ये जो पीटीआई दौरे हुकूमत में इस बारे में उस वक्त एतराज होते थे, ये सारी चीजें मियां साहब जेल में बैठ के जब सियासत कर रहे थे तो वो ये सब नहीं कहते थे, वोट को इज्जत दो वगैरह की बातें करते थे। ब्रिगेडियर साहब, ये जेल मैनुअल कितना अप्लाई होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, राइट्स कितने हैं कितने नहीं हैं, क्या इस पे कोई आपका ओपिनियन है? और ये भी बात ज़रूरी है ना कि अभी जिस वक्त में हम लोग हैं दिफाई तौर पर, रीजनली स्पीकिंग, पाकिस्तान के लिए इस वक्त जो एक टाइम्स हैं अच्छे भी हैं लेकिन इन द मीन टाइम चैलेंजिंग भी है, उसमें आपको लगता है कि अपोजिशन अपना ठीक रोल अदा कर रही है? क्योंकि वो तो कहेंगे कि हम तो इस वक्त दुरुस्तगी ही चाहते हैं। नहीं, देखिए मोना, मैं आई बिन मिनिस्टर हेयर इन होम मिनिस्टर और मैं प्रेजेंट मिरेंडर थी। मैनुअल्स में आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स जो अब मिल सकते हैं, बिल्कुल हफ्ते में एक दफ़ा मिल, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दोज रिलेटिव व्हेन दे मीट दे कैन नॉट कम एंड आके बाहर ऐसी बातें करें जिससे इंतशार पैदा हो या जज्बात को उभारा जाए या ज़्यादा स्ट्रीट में जाके प्रॉब्लम डिस्टर्बेंस हो, जिसकी वजह से पाकिस्तान इस अनस्टेबिलिटी में चला जाए, इंस्टेबिलिटी में जाए। उसके बाद आप पहले इकनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, आप एक सेट कोर्स किया हुआ है, उसमें आप जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से फिर आपको ये कहा जाए कि अगर आप मिल रहे हैं तो इस दफ़ा आपने आके बाहर अच्छी कोई बात नहीं करनी है। और फिर आपकी ऐसी बात है, साथ ही आपके बानी का एक ट्यूटर में बड़ी सख्त
लैंग्वेज आ जाए सिपा सलार के बारे में या आर्मी के बारे में, दैट क्रिएट प्रॉब्लम। इसलिए जब भी मिले गो एंड सी कि उनकी पर्सनल प्रॉब्लम क्या है, आर इज हैप्पी, खाने पीने, बीमारी, कोई इलाज, सब कुछ चल रहा है नहीं चल रहा, दीज आर थिंग जो उसमें होती हैं। देन गवर्नमेंट कैन पुट रिस्ट्रिक्शन। नहीं जी अब आपको अगर ऐसी बात है तो सिर्फ फैमिली मेम्बर्स मिलेंगे, हफ्ते में एकदम मिलेंगे, सोन सो मिलेंगे, नाम बता दें, इस तरह की बातें आपको एहतियात करें। लेकिन ऑनेस्टली फील के इनके मेंबर्स हैं ना वो अपने बानी के लिए खुद प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अच्छा ये क्यों आपने फरमाई बात? बाहर आके जो बातें की जाती हैं, हाँ मैंने इसलिए कि देखें जो बातें करते हैं दे शुड अंडरस्टैंड कि दे आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर हिम। आप मुझे तो ये लगता है कि इनके कुछ लोग जो हैं वो ये चाहते ही यही है कि जो मेन इनसाइड और उनकी दुकान चमक रही है, व्हेन ही विल कम आउट हो सके सब काफी को प्रॉब्लम दो, दैट इज द रीजन इनको तो ये तो वैसे बहुत बड़ा आपने इंकशाफ किया है ब्रिगेडियर साहब। आप फरमा रहे हैं कि शायद वो लोग अपने दिल से ये वाली बातें करके उनके साथ नथी कर रहे हैं खान साहब के साथ, वरना लेकिन ये चले कोई पॉलिटिकल बंदे के बारे में बात की जाए तो समझ भी आती है। उनकी बहन भी आप समझते हैं ये कर रही हैं? अभी तो उस्मा खान साहिबा गई हैं। देखें बहन को अगर आके जब उनको ये कहा जाता है जी आप मिलेंगी, आप कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देंगी, आप कोई ऐसी बात नहीं करेंगी, आप ये कहें यस वी हैव मेट हिम, ही इज हेल्दी, फर्स्ट क्लास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाने की प्रॉब्लम नहीं है, ही इज बीइंग ट्रीटेड प्रॉपरली। इनको एक्सरसाइज के लिए जब बाहर भी निकल रहे हैं, सेल से निकलते हैं, पॉजिटिव बात करें। आप आके जब अवाम को खिलाफ और फिर देन इट इज द प्रॉब्लम। इसलिए इनको समझना चाहिए अभी भी अगर ये दे शुड गो टू द गवर्नमेंट, इट इज नॉट द आर्मी। गवर्नमेंट के पास जाएं, जाके बात करें इंटीरियर के जी हम अभी ये हमारा वेरी फेयर प्रॉमिस है कि हम ये ऐसे कमिटमेंट। आई थिंक आपको बड़ा एक अच्छी पीस ऑफ एडवाइस दी है ब्रिगेडियर साहब ने कि जाएं उनकी सेहत दरियाफ्त करें, उनकी वेल बीइंग पूछें, ये इस तरह की बातें। और राना एहसान साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब का तो कोई मवाजना नहीं है ना, उन्होंने कभी इस तरह की बातें और सिपा सलार के बारे में ये इतनी ऐसी गुफ्तगू कभी भी नहीं की मियां साहब ने व्हाइल ही वाज इन कोट लखपत इन योर टेन्योर। 9 मई नहीं हुआ, 9 मई भी नहीं हुआ, चलिए और इजाफा कर दिया उन्होंने जी। क्या चीज क्या कहा उन्होंने कहा 9 मई भी नहीं हुआ उस वक्त में। मतलब कहते हैं कि आप एप्पल टू ऑरेंजेस मवाजना नहीं कर सकते। ये नवाज शरीफ साहब जब कोट कह रहे हैं पहाड़ और कंकरी का कोई मुकाबला नहीं होता। एक चीज ये है कि ब्रिगेडियर हारिस साहब होम मिनिस्टर रहे, हाँ। मुझे भी बाखूबी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ जी। मुझे पूरी उम्मीद है उन्हीं ने जेल मैनुअल पढ़ा होगा और हमारे राना साहब को पढ़ा देंगे। जरा बता दें कि आइसोलेशन की इजाजत कहाँ है प्रिजनर को रखने की। Even the Constitution of Pakistan, Article 9, Article 14 about the dignity of human being prohibits it. And there is a prisoner claiming it. Have been kept in isolation. 14 दिन से ज्यादा तो कभी भी आइसोलेशन वैसे भी इजाजत नहीं है। और वो महीनों की बात कर रहे हैं। आप देखिए हर जेल मैनुअल कहता है कि he is allowed to intermingle with the other prisoners. जी। Why is Imran Khan not allowed to meet? Interesting. Is he allowed to walk in open air outside his cell? Jail manual says 2 hours in the morning, 2 hours in the evening. मैंने तो रटा हुआ है जेल मैनुअल, हाँ, इसे कि मैं खुद रहा हूँ। जी जी जी, यस। अगर झूठ बोल रहा हूँ तो कहें ब्रिगेडियर हारिस साहब। ये सिलेक्टिव बातें करना जेब नहीं देता। यही वजह है कि जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ रहे थे वो हीरो हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशन को लिए खड़े हुए हैं वो जीरो हैं। पंजाब की वजह से आइन टूटा, केपीके की वजह से आइन टूटा, नेशनल असेंबली के इलेक्शन पे आइन टूटा, डिलिमिटेशन के ऊपर आइन टूटा। सही हुआ राना साहब, आपको जेल मैनुअल पढ़ा दिया है फिरदौस साहब ने। ये आइसोलेशन, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ये कहाँ अलाउड है, ये बताएं उनको, कहाँ लिखा है? राना साहब अनम्यूट कर दें, आपका स्काइप अनम्यूट होगा। उसके लिए आपको रिटर्न ऑर्डर देना पड़ता है। विदाउट रिटर्न ऑर्डर नो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। अगर देखिए बात ये है, ये तो इनके क्लेम है ना कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, वर्जिश का टाइम नहीं मिल रहा, उनको आइसोलेट किया हुआ है। ये झूठे क्लेम है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल प्रिजन मैनुअल के मुताबिक उनको रखा जा रहा है। दिखा दे मुबशरीन को ले न्यूट्रल लोगों को भेजे। मेरी बात सुनिए, आपने वीडियो का तकाजा कर रहे हैं, वीडियो दिखा दें।
ये कोई है, हमने देखिए अगर ये बोलने देंगे तो मैं इसका जवाब दे दूंगा। हाँ जी जी जी। देखिए बात ये तो ये भी कह रहे थे कि खान साहब की वफात हो गई है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, और इंडियन मीडिया ने भी प्रोपोगेट इसको किया और उसी को इन्होंने जो है वो किया। और जब मुलाकात हुई तो उन्होंने सेहत के बारे में तो बात ही कोई नहीं की, ना उन्होंने आइसोलेशन के बारे में बात की, उन्होंने जो है वो सियासत करना शुरू कर दी और उसके बाद ट्वीट आ गए। तो ये तो इनके ड्रामेटिक्स है ना, ड्रामा ही ये जो है वो नैरेटिव बनाते हैं और उसके बाद मुद्दा कुछ और निकाल देते हैं। तो हमने कितनी दफा सुना कि उनको जहर खिला दिया है, उनकी सेहत जो है वो नागुजीर है, उनको डॉक्टर की एक्सेस नहीं दी जा रही, लेकिन हमेशा ऐसे दावे झूठे साबित हुए, हमेशा झूठे साबित हुए। तो अब ये यूनाइटेड नेशंस को भी इस तरह बार बार ये झूठ बोल बोल के उनसे बयान लेके समझते हैं कि कोई चीजें हो जाएंगी या कोई इंटरनेशनल प्रेशर हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। देखिए बात यह है कि हुकूमत ने अपनी रेट कायम करनी है और अब चीजें बड़ी क्लियर हो गई हैं कि इसकी गुंजाइश ही नहीं है। अच्छा राणा साहब, एक सवाल का जवाब जरूर फरमा दें बुशरा बीबी के हवाले से, क्योंकि उनके बारे में भी ये बात की जाती है कि देखिए आपको प्रॉब्लम तो खान साहब के बयानात से है ना, बुशरा बीबी की भी मुलाकातें कहते हैं 4 नवंबर से आप लोगों ने नहीं करवाई, तो उसकी क्या वजह बनी? एंड दे से कि ये दरअसल सबूत है इस बात का कि आप दोनों जो कपल है उनको आप विक्टिमाइज कर रहे हैं। नहीं देखें, आप अगर पिछले 2 साल का रिकॉर्ड निकाल के देखें तो 1000 के लगभग मुलाकातें हुई हैं और हुकूमत ने उस पर फ्री हैंड दिया है 1000। लेकिन जब आप इन मुलाकातों से सियासत करना शुरू कर दें जिसकी प्रिजन मैनुअल इजाजत नहीं देता, तो डेफिनेटली फिर आपने इन चीजों को कंट्रोल करना है। अब अगर ट्वीट के बाद खान साहब जो है वो मुलाकात के बाद गालियां निकालना शुरू कर दें ट्विटर के ऊपर और एनडीयू के अंदर जो लोग कोर्स कर रहे हैं उसको गद्दारी डिक्लेयर करना शुरू कर दें, तो ये तो कोई भी इसकी इजाजत नहीं देगा और ना देनी चाहिए। तो ऐसी कोई बात नहीं करती, ये मेरे ख्याल से जो इजाजत कहते हैं नहीं दी जा रही, अगर ये भी क्लेम आप कहते हैं झूठ है तो है। नहीं मोना, इसमें नहीं मैं प्रॉब्लम मैं इसको इजियर तरीके से समझाता हूँ कि जेल के अंदर भी लोग क्राइम करते हैं, यानी कि लड़ाई झगड़ा करते हैं या उधर भी चोरी चकारी होती है और ये भी क्राइम ही है कि आप प्रिजन मैनुअल के कानून को तोड़ें जेल के अंदर, तो इसकी इजाजत तो नहीं दी जा सकती ना। फिर वो ऑब्वियसली आपको उसके मुताबिक फिर जो है वो चीजों को देखना होगा। तो मुलाकातें हो सकता है कि कोई अगर गारंटी आए या कोई पिछली भी मुलाकात गारंटी पे हुई, अच्छा दोबारा गारंटी का तकाजा करती है, दिस इज इंपॉर्टेंट कि ये सियासत नहीं करेंगे, लेकिन उसकी कोई दोबारा गारंटी दे दे। मैं तो पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ कि हो सकता है आगे जाके ऐसा दोबारा फिर इजाजत मिल जाए। फिरदौस साहब ये भी एक बात का जवाब देते हैं, हारिस साहब ने एक बात फरमाई, ब्रिगेडियर हारिस कह रहे थे कि आपको रियलाइज होता है कि ये जो खान साहब से मुंसलिक जो बयानात आप लोग लेके आते हैं उनसे मिलने के बाद उसके लिए खान साहब के ऊपर खुद प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, मतलब क्या इस बात की रियलाइजेशन है? मैं समझता हूँ ब्रिगेडियर हारिस साहब जो कह रहे होंगे उनकी राय सही है, लेकिन मैं समझता हूँ ऐसी बात नहीं है। जो आजाद लोग हैं वो जो राय देते हैं वो तो आ सकती है चाहे वो मुल्क के खिलाफ हो, उसको भी तो रोक ले। आजाद लोगों की ये तो एक आदमी मजबूर है। आई थिंक क्विक रिस्पांस फ्रॉम ब्रिगेडियर साहब, प्लीज ब्रिगेडियर साहब। एक मिनट दीजिए। देखें अभी मेरे बरदर मोहतरम कह रहे थे कि हम अपने झूठे बयानिए बनाते, वो जरा प्लेटलेट और डिनर सेट का मामला भी जरा इनको समझा दीजिए कि वो लंदन जाने के बाद वो बीमारी एनालाइज हुई कभी कि कौन सी ऐसी बीमारी थी कि प्लेटलेट 12,500 पे पहुंच गए थे। ये तो वैसे आप भी बता सकते हैं क्योंकि आपका दौरे हुकूमत है, यू एंडोर्स के मसला था कोई प्लेटलेट्स का। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि झूठ है, एक झूठ नहीं बोला जिंदगी में, कतरी खत, हर मसले का कतरी खत। ब्रिगेडियर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, कोई बिल्कुल चंद लम्हे हैं मेरे पास, फ्यू सेकंड्स। ब्रिगेडियर साहब हम झूठ बोलते, आई हैव टू गो ऑन अ ब्रेक। जी ये क्या बात कर रहे हैं, बताएं ब्रिगेडियर साहब, प्लीज आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं चाह रही हूं चले देखें जी, एक लास्ट कमेंट आ जाए आपसे, फ्यू सेकंड्स। उसमें बात ये है कि एक बात ये कि ट्विटर जो बानी पीटी का ट्विटर हैंडल जो भी कर रहा है वो तो इनके कंट्रोल में है, उधर से जब आती है उसको तो कंट्रोल करें। आप कंट्रोल होता कैसे? अच्छा राइट नाज़रीन, आई विल हैव टू गो फॉर अ ब्रेक, वापस आते हैं, स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन। इन बहुत ज़रूरी मुद्दों पे इस वक्त एक बहुत तवाना आवाज़ को हम अपने साथ इस खुसूसी गुफ्तगू में जोड़ते हैं। जॉइंड बाय डॉक्टर बाबर अवान इस सेगमेंट में हमारे साथ हैं अपने खुसूसी वर्ड्स के साथ। साबिक वफाकी वज़ीर क़ानून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडर एंड ऑफ कोर्स प्रिवी टू अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इनसाइडर्स। वेरी वार्म वेलकम सर डॉक्टर बाबर अवान। पहले सर ये अगर आपसे जान सकें कि ये जो फैज़ हमीद साहब का मामला चल रहा है और ये जो मुश्किलात उन पे आई हैं, कई लोग जो आपको पता है फैसल वाडा हों या जो अपने ख़ुद को मतलब बताते हैं कि हम अवेयर हैं कि इस वक्त मामलात या हालात हाजरा किस जानिब जा रहे हैं, वो कहते हैं अब अगला इसमें जो मामलात हैं वो खान साहब के लिए खासे बिगड़ने लगे हैं। तो इस पे लीगली स्पीकिंग इस बात में या उनकी इस पेशन गोई में कितना वजन हो सकता है? ज़ीरो वजन नहीं है, बेवकत, बेबुनियाद, और ये जो एक बेनामी किस्म की गुफ्तगू है, बेनामी स्पोक पर्सन रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उसके पीछे बाकायदा एक एजेंडा है। जितनी भी बाकी आपको नज़र आती है ये स्टोरी है। स्टोरी का जो मोरल अंदर छुपा के रखा हुआ है, किसी तरीके से इमरान खान को -1 किया जाए, उसके लिए सारा जोर लगाया जा रहा है। मैं ज़रा थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में आपके देखने वालों को मोना डाल देता हूँ। पहली बात यह है कि जो उनका ट्रायल हुआ है अभी उसकी वर्डिक्ट सामने नहीं आई। वो एक इन कैमरा टाइप प्रोसीडिंग्स होती है। मैंने बहुत सारे अटक किले समेत इस तरह के मुकदमात पहले FGMC समेत लड़े हुए हैं, तो इसलिए कोई वर्डिक्ट सामने अभी नहीं है। एक प्रेस रिलीज आया है जिसके ज़रिए से 4 बातें बताई गई हैं। उनमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट बात है वो पहली ये है कि जो ऑफिसर था वो सियासी मामलात में शरीक था या मुदाखलत करता था। आपने हाल ही में एक स्टेटमेंट सुनी, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने नदीम मलिक के शो में ये बताया कि वो अकेला नहीं था, उसके साथ जनरल बाजवा भी थे। दूसरा उन्होंने बताया कि हमें कहा गया था कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको हटाना है, आपने ये करना है, ये करना है, ये करना है, और फिर उन्होंने कहा कि हाँ हमने उस पर सब ने मिलकर मोहर लगाई थी। तो इफ़ एट ऑल देयर इज़ सम केस विच दे आर टॉकिंग अबाउट, तो 3 साल में अब तीसरा साल शुरू हो गया, बल्कि 3.5 साल हो गए। निज़ाम तो वही है, लोग वही हैं, चेहरे वही हैं, उनका सिर्फ रोल बदला। किसी को पंजाब से उठा के मरकज़ में, किसी को मरकज़ से उठा के सूबे में भेजा गया। तो उस वक्त से लेके आज तक वो इमरान खान के खिलाफ क्या ढूंढ सके। सिमिलरली उनकी बीवी के बारे में भी कह रहे थे इतनी करप्शन है, कभी उनका निकाह ढूंढते हैं, कभी निकाहनामा तलाश करते हैं। बहुत छोटी जहनीत का मुजाहरा करके ये गुफ्तगुएँ भी हो रही हैं और ये परसिक्यूशन हो रही है। दिस इज़ नॉट अ प्रोसिक्यूशन, और कोई चांस नहीं है कि किसी और मुकदमे में, क्योंकि ये सारा खेल जो शुरू हुआ वो हुआ 9 मई से, और 9 मई शुरू हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिस कमरे में अंगूठा और दस्तखत किए जाते हैं, वहाँ इमरान से उनको उठाया गया और अगले दिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको छोड़ा। और 3 पुलिस के गवाह हैं, वो लाहौर पुलिस के हैं। वो कहते हैं जी सारी जगह हम कहीं चारपाई के पीछे थे, कहीं मेज के नीचे थे, कहीं हम सोफे के पीछे थे और हम बातें सुनते रहे। सो दे आर डिस्क्रेडिटेड बाय 2 कोर्ट्स। आपके लिए मैं कह दूं 4 लोग जो बरी हुए इस्लामाबाद में 9 मई के, वो मैंने बरी करवाए, और 2 मुकदमात सरगोदा से जो बरी हुए वो भी मैंने असद उमर अयूब के वो मैंने बरी करवाए हैं केसेस। इसलिए इस बात की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है और कोई चांस नहीं है। अच्छा, ये आपने जैसे भी फवाद चौधरी साहब भी तो बरी हुए हैं, उनकी भी तो एक बरियत हुई है, ये भी एक अहम मामला था और एक अहम लीडर थे ये। डॉक्टर साहब, इसमें एक अहम बात यह है कि आपने कहा ये सिलसिला 9 मई से शुरू हुआ, लेकिन जो लोग इस वक्त साहिब इक़्तिदार हैं, हुकूमती वज़रा हैं, वो ये कहते हैं कि 9 मई नहीं, उससे भी पहले की बात है, जब बतौर DGI भी फैज़ हमीद साहब, खैर उस वक्त तो गालिबन वो कोर कमांडर वो पोस्ट हो गए थे, लेकिन ये कि वो उस वक्त से एक साजिश कर रहे थे प्रेजेंट डे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को, ताकि किसी तरह से आर्मी चीफ ना वो बन पाएँ। और इस सिलसिले में फैज़ हमीद साहब की साजिश को अमली जामा पहनाने के लिए यही तमाम वज़रा कहते हैं कि खान साहब ने एक, आपको याद होगा, पिंडी का एक मार्च और वो भी एक एहतजाज भी निकाला था, जिसमें उन्होंने बड़ा मतलब फ़ौज के जो सिटिंग जनरल्स हैं उनके हवाले से बड़ी सख्त बातें भी फरमाई थी खान साहब ने। तो कहते हैं कि सिलसिला वहाँ से शुरू हो रहा है, इट डिडंट स्टार्ट फ्रॉम 9 मई। इस एलिगेशन पे आप अगर रिस्पॉन्ड कर पाएँ। अच्छा देखिए, इस एलिगेशन ये मज़ाक का खेज है, दिस इज़ अ कॉक एंड वुल स्टोरी, लेकिन मैं इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर लेता हूँ। पहला ये है कि जो एविडेंस होती है उसकी 2 किस्में हैं। एक होती है डायरेक्ट एविडेंस, दैट आई वाज एट द सीन ऑफ द क्राइम एंड आई सॉ इट विद माय ओन आइज, या आप किसी जगह मौजूद थी, बाई चांस आपने कोई चीज़ होते हुए देखी, एक वो है।
Correct. एक वो है जो कहे कि मैंने सुना है किसी से और किसी ने उधर से मुझे बताया और उससे पीछे, इसको कहते हैं हेर से। इसके लिए मैं बकवास का लफ्ज तो नहीं इस्तेमाल करना चाहता, अच्छा। लेकिन हेर से को वो या फौजी जुबान में लंगर गप कहते हैं और हमारी पंजाबी में उसको कूड़ कहते हैं। तो इसलिए ये सारी बातें इस तरह की हैं। अच्छा, इसके मुकाबले में जो डायरेक्ट एविडेंस है, सर्कमस्टेंशियल भी नहीं, वो आई है 4 लोगों के मुंह से और वो आपके पास वीडियो है। जब अगली दफा कोई आए तो उसको चला के दिखा दीजिएगा। एक मौलाना फजलुर रहमान की वीडियो जिसकी मैंने बात कर दी है, एक नवाज शरीफ की मुझे क्यों निकाला की तहरीक, उसमें वो किसका नाम लेता है, और बाजवा का पहले फिर फैज का, तीसरा जो है आप शहबाज शरीफ की तकरीर सुन लें, चौथा मरियम नवाज की रिपीटेड तकरीरें इसके ऊपर है। मैं बाकी उनके जो टीम है उसके मैं नाम ही नहीं लेता। करेक्ट सर। बाबर अवान साहब, गुजारिश ये है, आपकी शायद पहले वाली बात से ये तासुर मिला कि जनरल बाजवा को शायद कोई क्लीन चिट देने की कोशिश हो रही है, ऑल्दो ये कि आपने खुद फरमाया कि नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज और मतलब PMLN के कई लीडरान उनका नाम साथ साथ लेते हैं फैज़ हमीद के। और अभी आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब तो अभी चंद रोज़ पहले उन्होंने कई टाइम बाद एक मीडिया टॉक की जिसमें उन्होंने ख़ास कहा कि मैं चाहता हूं कि ना सिर्फ इमरान खान बल्कि उनको लाने वालों का भी एहतसाब किया जाए। तो इस सारी चीज़ों से, बयानात से ये तासुर तो नहीं मिलता कि वो लोग जनरल बाजवा को क्लीन चिट दे रहे हैं, राइट? मतलब वो हो सकता है कि वो भी इस चीज़ में वो भी इम्प्लिकेट हों, और मतलब ऐसा उनके बयानात से लग रहा है। और सेकेंडली सर, आपने जो बयानात गिनवाए, एक बयान मुझे भी याद आया है, खान साहब ने भी तो बयान दिया था पावर से आउस्ट होने के बाद कि फैज़ हमीद साहब उनको पार्लियामान मैनेज करने में उनकी मदद किया करते थे, इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता था कि वो बतौर DGI हटें। तो ये सियासी मेडलिंग नहीं हुई? अच्छा, पहले मैं इमरान पे चला जाता हूँ। मेरे ख्याल में उन्होंने ये बात नहीं कही थी, उन्होंने कहा था कि इन द मिडल ऑफ रोड है अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात की बहाली और मुज़ाकरात, जिसको वो लीड करते थे, नंबर 1। नंबर 2, वो जो दूसरा आपने कहा कि क्या ये कुछ लोग ये कोशिश तो नहीं कर रहे कि वो जो नाम लेते हैं, उसमें मैं आपके साथ यस करते हुए, एग्री करते हुए, मैं आपको 2 चीज़ों का मैं इजाफा कर देता हूँ आपके देखने वालों के लिए। पहला ये है कि जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है वो कौन होता है? वो चीफ होता है या उसके नीचे जो DGs होते हैं मुख्तलिफ जगह पे बैठे, और DGs मेरे ख्याल में दर्जन से ज्यादा होते हैं, मुख्तलिफ DGMO हो गए, DG फलाने हो गए। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब फिक्स की जाती है तो दैट स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। जब अगर जो इंजन का ड्राइवर रेलवे को गिरा दे तो लोग कहते हैं कि रेलवे के वजीर ने शर्म क्यों नहीं की और उसने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। दूसरी बात यह है कि जो इस केस में जिस तरह के अगर वो सारे एविडेंस आप देख लें, जो जिसने बयान दिया हुआ वो एविडेंस है ना जी। और नूर मुकद्दम केस में उन्होंने कहा कि ये जो वीडियो की एविडेंस है वो साइलेंट क्रेडिबल विटनेस है, इसलिए ये साइलेंट क्रेडिबल विटनेस ये कहता है कि अगर कोई जुर्म हुआ है तो प्रिंसिपल अक्यूज्ड उसका जनरल बाजवा है। ओ अच्छा, मतलब वो प्रिंसिपल अक्यूज्ड हुए, बीइंग जाहिर है द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन बैक इन द डे। डॉक्टर साहब, एक और बात इसमें है, ये जो खान साहब की ट्वीट्स के हवाले से बात आ रही है, अभी मैंने आपकी भी एक्स प्रोफाइल देखी है, आपने भी वो जो खान साहब का जो असल ट्वीट था जो उज़मा खान साहिबा से मुलाकात के बाद उन्होंने किया, जिस पे प्रॉब्लम बनी, वो जहनी मरीज वगैरह की इस्तिलाह जिसमें इस्तेमाल हुई, वो आपने भी रीट्वीट नहीं किया एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। ये बात दुरुस्त है कि ये इस तरह की ट्वीट से खान साहब को गुरेज करना चाहिए और इससे उनकी कोई, जैसे आप जैसे जो लर्नड लॉयर्स हैं, क्या आपको लगता है कि इस कानूनी मुश्किलात बढ़ा सकते हैं खान साहब के लिए भी और उनको रीट्वीट करने वालों के लिए भी? एंड इज दिस द रीज़न, मैं आपसे इसलिए बहुत साफ साफ सा सवाल कर रही हूँ कि शायद इसीलिए आपने भी इसको रीट्वीट नहीं किया और सलमान अकरम राजा भी नहीं करते? नहीं, मैं अक्सर करता हूँ। मेरे आपने देखा होगा मेरी वक्फे वक्फे से ट्वीट्स और रीट्वीट्स आते हैं, इसलिए कि मेरे कई काम हैं। मैं महीने में 8 कॉलम मेरे छपते हैं, जो इस वक्त उर्दू का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है, उसमें मैं बोलता हूँ जो अल्टरनेट मीडिया उसके ऊपर, फिर मैं वकालत करता हूँ, पूरे पाकिस्तान में मेरे केसेस लगते मैं जाता हूँ, फिर मैं ज़मींदारा करता हूँ, मुझे रोटी भी खानी होती है और फिर मेरी दुनियादारी भी है, तो इसलिए वो कभी कोई हो जाती है, कभी कोई रह जाती है। प्रिंसिपल क्या है उसकी? प्रिंसिपल ये है कि एक आदमी है, आपने उसके नाम पे पाबंदी लगाई, उसकी आवाज़ पे पाबंदी लगाई, उसकी तस्वीर पे पाबंदी लगाई, उसकी पार्टी की पाबंदी लगाई, उसके सिंबल पे पाबंदी लगाई, उसके जलसे पे, उसके मुजाहरे पे, उसकी आवाज़ पे, और जो
जो बेनामी पार्टियां हैं, जो बी टीम, सी टीम, टीम तक हैं, उनको तो बड़े बड़े हॉल और बड़े बड़े आप देते हैं जलसे करने के लिए, उनको आप अनेबल करते हैं। तो हम तो सिर्फ बाहर ही निकलते हैं ना, बाहर निकल के हमने क्या क्या कहा है? कभी हम अपना मौक़िफ़ पॉलिटिकल एंगल से बयान करते हैं। और पाकिस्तान में ये डिबेट पहले दिन से रही है, जब तक 1954 में सिकंदर मिर्ज़ा जो अपने आप को पिछले मीर जाफ़र, मीर सादिक से जोड़ने के लिए वो लिखते थे मिर्ज़ा नहीं लिखते थे वो, अच्छा। ये नीचे नहीं लगाते थे। हाँ। और वो अपने आप को कायदे-आज़म के बराबर लाने के लिए वो बंगाल के गवर्नर से लिखते थे गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा। उस दौर से लेके आज तक ये बहस होती रही है कि जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारे हैं, अदलिया ने मसलन सियासत में मुदाखलत की, बाकी जगह जो इल्ज़ामात हैं वो आज भी हैं, और वो सीधी सीधी बात है। जिन्होंने, मिसाल के तौर मैं आपको एक केस स्टडी में आपके सामने रखता हूँ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एक आदमी अगर ये कहे कि मैंने रात को 8 बजे फ़ोन करके कहा था बाजवा साहब मैं गया जे, मैनू बचाओ, हाँ, वो क्या कह रहा है? ख्वाजा आसिफ साहब। दूसरा आदमी अगर ये कहे, ये कैमरे पे ना, ये नूर मुकद्दम केस का प्रिंसिपल लगेगा इसके ऊपर। दूसरा आदमी ये कहे कि मुझे बाजवा ने घर भेजा। तीसरा आदमी ये कहे कि बाजवा वहां मौजूद थे जहां हमें बाजवा ने और फैज ने ये कहा कि आपने इस तरीके से एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को रुखसत करना है। तो ये सब क्या है? अच्छा, मैं थोड़ा ऑब्जेक्टिव होता हूं, ये तो पॉलिटिकल कमेंट्री हो गई या मेरे ख्यालात हो गए जो मैं समझता हूं कानूनी आईनी तौर पे मेरा राइट है। जो ऑब्जेक्टिव इस वक्त ये होना चाहिए कि किसी तरीके से पाकिस्तान में इस्तेकाम आए। आपने 3.5 साल सारा जबरूत, सारी ताकत, सारी रियासत, सारे इदारे, सारे हरबे आजमा लिए। अगर ये मसला हल नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये कि चंद लोगों का मसला नहीं है, ये एक कौम के बड़े हिस्से का मसला है। इसका दूसरा पहलू केस स्टडी के तौर पे इमरान खान ने 2014 से लेके 13 से 14 से लेके उनका जो आउटपोर है या उनके दिल में जो ये दर्द है जो कि वो इस तरह की मैं ये कह रहा हूं कि हालात को अगर नॉर्मलाइज आपने करना है तो उसके लिए एक उस्ताद शायर का शेर मुझे याद आ गया गुफ्तगू के दौरान के, मेरे मिजाज का इसमें कोई कसूर नहीं, तेरे सलूक ने लहजा बदल दिया मेरा। आप लठ लेके मेरे घर तक पहुंच जाए, आप लठ लेके मेरे ऑफिस तक पहुंच जाए, आप सोटा पकड़ के मेरी ज़मीन पे कब्जा करने के लिए आए, आप मेरे शहर के बच्चों को गिरफ्तार करें, मैं एहतजाज भी नहीं करूंगा, बोलूंगा भी नहीं। क्यों भाई, खैरियत है? सही है ज़ाहिर, आपने कहा कि ये जो हालात हैं उनका तकाजा। आखिरी सर ये बात फरमा दें कि अब आगे वे आउट क्या है, क्योंकि हुकूमत तो पे दर पे ऑफर्स करती रहती है मुज़ाकरात की खान साहब को कि आए हमारे साथ बैठें। गोया ये कि पीटीआई अभी भी इंसिस्ट कर रही है कि जो मुज़ाकरात हैं वो सिर्फ साहिब इक़्तिदार से यानी कि इस्टेब्लिशमेंट से होने चाहिए। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का भी एक ताज़ा तरीन बयान है जो उन्होंने जिसमें ये बात फरमाई है। तो इस कैफियत को ना एक और मैं शायर तो नहीं कहना चाहिए उनको, आमिर इलियास राना साहब ना एक हमारे गुज़िश्ता प्रोग्राम में फरमा रहे थे कि खान साहब को, मुझे बड़ा दिलचस्प लगा ना उनका जुमला, मैं इसलिए आपके सामने अर्ज कर रही हूँ। उन्होंने कहा खान साहब जिनसे लड़ते हैं यानी कि एस्टेब्लिशमेंट उन्हीं से मोहब्बत भी चाहते हैं। वो भी उस ख्याल के है ना जिस ख्याल की बेनामियां चल रही हैं, इसलिए मैं कोई तबसरा नहीं करता उनकी बात पे। मैं आपको, आपने एक ऑब्जेक्टिव सवाल किया जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, कौम उसमें इंटरेस्टेड है। आपने कहा कि किस तरह से हालात दुरुस्त किए जा सकते हैं। 2 रास्ते तो कायदे आज़म हमें बता गए। पहले उन्होंने कहा कि जो सर्विस ऑफ पाकिस्तान के लोग हैं दे आर मेंट टू सर्व द पीपल ऑफ पाकिस्तान, उनको पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, वो कोई भी हो, मेरा मुखातिब सारे हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये मुल्क है दस्तूरी और पार्लिमानी जमहूरियत वाला, यहाँ दस्तूर का राज होना चाहिए। तीसरा ये है कि हम उनके साथ कैसे बैठें जो अपने फॉर्म 45 दिखाने के काबिल ही नहीं है। उनको लोग आपके टेलीविजन के ऊपर बैठ के एक एक को चैलेंज कर रहे हैं, फॉर्म 45 ले आओ, मैं शिकस्त मान लूंगा तुम्हारी। अच्छा, फिर जो शहरनाज के साथ हुआ, उमर अयूब खान के घर में जो उनकी सीट थी उसके ऊपर 25,000 की लीड आप लोगों ने दिखाई रात भर, और वहां पर ट्रेंचेस खोदे गए, पता लगता था कि ये कोई अफगानिस्तान का बॉर्डर आ गया, और ताकि लोगों के ऊपर, और वहां पर बाकायदा डिप्लॉयमेंट हुई, बहुत हैवी डिप्लॉयमेंट। अच्छा, दूसरा रास्ता उसका ये है, एक ऑल्टरनेट रूट भी है। इधर आप नहीं चलना चाहते, आप इधर चले जाएं, फौरी तौर पे
इलेक्शन कमीशन वो हो जो जिसके पास मुस्लिम लीग नून की मेंबरशिप ना हो, और एक आप फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराएं। और इलेक्शन कर ये बात मुझे नहीं पता हमारे दोस्त क्यों नहीं कहते। मैं एक से ज्यादा मरतबा नहीं, दर्जन से ज्यादा मरतबा इमरान खान ने कहा कि इस बात को कन्वेंस करें लोगों के सामने जाके कि रास्ता है हमारे पास। अच्छा, फिर इमरान खान कहता है मुल्क भी मेरा, इमरान खान कहता है फौज भी मेरी, इमरान खान कहता है इदारे भी मेरे। और वो सिर्फ कहता नहीं है, वो कहते हैं फलाने मुल्क चले जाओ, वो कहता है नहीं। जब कोई ये जो इस वक्त मुकाबला है ना, असल में ये है एक तरफ डीलर और व्हीलर है, अच्छा, सियासी तौर पे, और दूसरी तरफ एक लीडर है। वो कहते हैं कि हमारे नुस्खे पे अमल करो, वो कहता है अपना हार्ट चेंज करो, वो कहता है दिल बदलो, अपना नजर बदलो, अपनी यकीन बदलो और अपना सियासी किबला भी बदलो। अच्छा बस सर, आखिरी मुझे जुमले का ही वक्त है, लेकिन ये कि बड़ी एक पुरजोर फरमाइश पे मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, थोड़ा सा एक अभाम ताकि ना हो नाजरीन को भी, कि आप समझते हैं फैज़ हमीद साहब के साथ जो ये सज़ा वगैरह हो रही है और अगर आगे भी कुछ उनको मसला उनके लिए बनता है, तो क्या ये मेरिट पर है, ये जायज़ है, उन्होंने ये सब किया है, या फिर क्योंकि जो चीज़ें सामने आई हैं, या फिर ये कि आपको लगता है कि कोई विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया जा रहा है उन्हें? मतलब इज इट मेरिटोरियस और अगेंस्ट मेरिट? सिंपल। मैं इसके लिए आपको मैं पहले अपनी एक पिछली ओपिनियन एक देता हूँ जी। सारे वकला तकरीबन कह रहे थे कि मुशर्रफ का ट्रायल दुरुस्त हो रहा है, मैं कह रहा था गलत हो रहा है। इसलिए कि जो नोटिफिकेशन है उसके लिए एक अप्रूवल हुई थी पार्लियामेंट से, आपको याद है। मेरी पोजीशन ये है, आप चेरी पिकिंग नहीं कर सकते। लॉ कहता है आर्टिकल 425, सिमिलरली प्लेस्ड पीपल शुड बी ट्रीटेड अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, और इनएलिएनेबल राइट है कि वो उनके साथ बराबरी का सलूक किया जाए। एक बात ये हो गई। दूसरा ये है कि ये चूंकि इंटरनल किस्म की जजमेंट है, ये जजमेंट जब सामने आएगी तो मैं आपके शो में आके इस पे खुल के बात करूंगा कि इस जजमेंट में क्या है, इसमें कोई मेरिट है या नहीं है। फिलहाल तो जजमेंट ही नहीं है। सही हुआ, करेक्ट। मतलब अभी आपका ये ख्याल है सो फार कि ये चेरी पिकिंग है या पिक एंड चूज करके सजा हुई है? हाँ, राइट। थैंक्स अ लॉट डॉक्टर बाबर एवान फॉर इम्पार्टिंग योर विजडम। आपने तमाम तर इस वक्त में इन तमाम बातों पे हमें अपनी राय से आगाह किया। नाजरीन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।